हेलो बच्चों। आ जाओ, देखो चलो तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वहीं से। तुम्हें याद है आखिरी बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आखिरी बार हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें। चलो आ जाओ, देखो वहीं से फिर आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं आज हम। बेटा आई होप इस बार आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। सिलेबस हमारा अच्छे से खत्म हो चुका है, असाइनमेंट वगैरह सारे आपको दिए जा चुके हैं, डाउट आपके सारे लिए जा रहे हैं। तो कोई कमी इस बार बेसिकली छोड़ी नहीं गई है, तो आप लोगों की तरफ से भी कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। टॉपिक भी आसान है ना, तो फिर अच्छा स्कोर इस बार करना है अपने को, है ना। एच सी वर्मा अगर आप लोग कर लोगे, एच सी वर्मा के 60 क्वेश्चन तक अगर आप लोगों ने कर लिए हैं, अभी अभी तक आप लोगों से 60 क्वेश्चन, 60 नहीं, अभी 50 क्वेश्चन तक आप लोगों से हो जाने चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो के बाद। और अगले 10 सवाल कब? जब कल की एक वीडियो में और बनाऊंगा इसके ऊपर ना, वो कंप्लीट कर दूंगा तो सारे सवाल हो जाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या काम करता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। कैसे कैसे कैसे? सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अभी सर्किट तक ले जा ही नहीं रहा मैं, तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल एग्जाम्पल में खिलाता हूँ। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, मैंने बोला ये R1 है और ये R2 है। अपन ने क्या करा, इसको किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। अपन ने क्या कर रखा है, इसको किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है दोनों को, है ना। तो अगर बेटा मैं R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अब देखो ध्यान से देखो, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा वो V1 रहा होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा वो V2 रहा होगा, और V1 प्लस V2 मिलके क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं R1 के अक्रॉस, या चलिए मान लीजिए कि अगर मैं R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मापना चाहता हूँ ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? R2 के साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? R2 के साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देना चाहिए, ताकि जो ड्रॉप इसके अक्रॉस हो, R2 के अक्रॉस, वही इस पोटेंशियल इस मीटर के अक्रॉस भी होगा, तो वो एकदम सही मेजरमेंट करेगा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए। पर चलो देखो ऐसा करके देखते हैं, देखो क्या मिलता है। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने बोला चलो एक और सर्किट को हमने कंसिडर किया प्रैक्टिकल लाइफ में। ये तो आइडियल सिचुएशन थी। ये क्या थी? आइडियल सिचुएशन। तो मान लीजिए कि अगर करंट बह रहा होता है सर्किट के अंदर, अगर आई, तो वोल्ट मीटर मेजर क्या करता? वोल्ट मीटर मेजर करता आई इंटू R2। क्या मेजर करता? आई इंटू R2। और वही तो वोल्टेज थी, वही तो V2 थी। अरे वही तो V2 थी, और वही क्या मेजर करता? ये वोल्ट मीटर मेजर कर लेता, है ना। अब सुनो जरा, एक बार प्रैक्टिकल सर्किट देखते हैं। तो मैंने कहा चलो एक प्रैक्टिकल सर्किट बनाया। मैंने कहा चलो ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू, और फिर ऐसे मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा नीचे एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे बैटरी है। मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंसेस है ना, मैंने बोला मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने बोला मान लो ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और मैंने बोला 12 वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर ऐसा सर्किट मेरे पास है, तो पहले तो एक बात मुझे ये बताओ कि इस सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा होगा वो करंट कितना रहा होगा? कितना करंट रहा होगा? भाई सर्किट के अंदर जो करंट बहेगा, V इज इक्वल टू कितना होता है? वो I इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो कितना करंट बह रहा होगा? ये बह रहा होगा V बाय आर इक्विवेलेंट। कितना बह रहा होगा? V बाय आर इक्विवेलेंट, ऐसा ही तो बह रहा होगा। तो V कितना है? वो तो 12 है। और आर इक्विवेलेंट कितना है? वो भी इसके लिए 12 है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो मतलब कि 1 एम्पियर का करंट सर्किट के अंदर बह रहा है। मतलब कि 1 एम्पियर का करंट सर्किट के अंदर ऐसे, यहाँ पर देखो देखो देखो, यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा होगा। अच्छा भाई कोई बात नहीं, 1 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है, अपने को उसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो मैं ये बात देख पा रहा हूँ कि इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा कितना? 6 वोल्ट का। अरे इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना रहा होगा? 6 वोल्ट का, है ना। और इससे क्रॉस भी जो ड्रॉप रहा होगा वो कितना रहा होगा? 6 वोल्ट का, है ना। ये रियल ड्रॉप है ना, रियल, क्योंकि जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू निकाली है, परफेक्ट वैल्यू मैंने निकाली है कि भाई इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का ड्रॉप और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का ड्रॉप। अब सुनो जरा भाई, 6 ये तो मैंने थ्योरेटिकली निकाला ना भाई, वोल्ट मीटर कनेक्ट करके निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करके निकाल लेते हैं। फिर मैंने सर्किट को रीडिज़ाइन करा। मैंने कहा चलो एक वोल्ट मीटर इसके अंदर और इंसर्ट कर देता हूँ, भाई तुम कह रहे हो तो, और चलो कोई बात नहीं प्रैक्टिकल नापते हैं उसको। तो मैंने प्रैक्टिकली उसको ऐसे कनेक्ट किया कि भाई मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, बाकी सर्किट का तो कुछ करना ही नहीं है ना। ये 6 ओम का था, ये भी 6 ओम का था। और मैंने कहा चलो इसके साथ एक क्या करा अपन ने, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। क्या करा अपन ने? एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब भाई कोई डिवाइस है तो डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, सभी का होता है। मैंने कहा चलो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने बोला बेटा चलो 3 ओम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3 ओम। मैंने कहा मान लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, डिवाइस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही यार। और अब क्या करना है, इसको ये V2 नापना था। इसको क्या नापना था? ये V2 नापना था। मेरी बात समझ आ रही है?
पक्की बात एकदम, सोच ले। अब बेटा ध्यान से सुन। तो अभी क्या करेंगे, अभी पहले सर्किट के अंदर करंट निकालेंगे। अब तू ध्यान से देख। तो अब देखो, ध्यान से देखो, तो वोल्ट मीटर भी इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है ना, तो ये काउंट होगा इनका आर इक्विवेलेंट, है ना। तो आर डैश बोल देता हूँ उसको। आर डैश क्या आया, 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, तो ये आया 2 ओम। कितना आया, 2 ओम। ये 2 ओम और ये 6 ओम, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना, 8 ओम। सर्किट में रेजिस्टेंस कितना बेटा, 8 ओम। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना, 8 ओम। तो भाई आर इक्विवेलेंट जो है इस नए सर्किट के लिए वो है 8 ओम। कितना है वो, 8 ओम। तो करंट कितना बहा बेटा, करंट बहा V/R, तो 12/8। करंट कितना बहा बेटा, 12/8। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब ध्यान से देखो, तो 12/8 मतलब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 ओम, 3/2 ओम। तो अब V2 देखो कितना आया, V2 आया कितना, 6 × 12/8, या फिर 6 × 3/2, तो कितना आया, 2 × 2, 2 तिया 6। इसने नापा 9 वोल्ट, इसने नापा 9 वोल्ट। अरे यार ये क्या कर दिया इसने, तो गड़बड़ हो गई यार। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सारा जो नापने के लिए इसको लगाया था 6 वोल्ट नापना था, और ये नाप क्या रहा है, 9 वोल्ट। हाँ वोल्ट मीटर सही नाप रहा है, पर ये तो गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम है ना। मुझे एक बात बताओ, तो अगर ये आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर कितना है बेटा अपना, 8 ओम। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आर इक्विवेलेंट सही आया ना मेरा। हाँ आर इक्विवेलेंट कितना रखा है बेटा अपना, 8 ओम आ रखा है। कितना रखा है, 8 ओम। तो जितना ये 6 ओम के पास होगा, अब देखो ज्यादा रखा है ना, अरे कितना रखा है, ज्यादा रखा है ना आर इक्विवेलेंट। क्यों ज्यादा रखा है, क्योंकि ये कम था, क्योंकि ये कम था, है ना। तो अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट जो है वो अगर 6 ओम के पास आ जाए, 6 ओम के जितना पास आएगा उतना अपने को एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि आर इक्विवेलेंट जितना 6 ओम के पास आएगा उतना ही अपना जो फाइनल आर इक्विवेलेंट होगा वो 12 होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें, पक्की बात एकदम। अच्छा, हाँ देखो देखो देखो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसके अंदर। क्या कि आर इक्विवेलेंट तो कितना है, पूरा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। अब ध्यान से देखो, तो अगर अगर इस इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट जो है वो जितना 6 के पास आएगा, आर इक्विवेलेंट नहीं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट, जो ये 2 आया है ना, ये 2 देखो कितना कम हो गया ना। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 6 ओम, अब कितना है, 2 ओम। तो बड़ी भारी गड़बड़ हो गई यार इस वोल्ट मीटर के लगने से। तो अगर मैं वोल्ट मीटर मान लो ऐसा लगाऊं जिससे कि एक इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है अगर वो 6 के पास रह जाए, तो फिर एक टोटल कितना रह जाएगा, 12 इक्विवेलेंट। तो सर्किट के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसी के पास रहे, है ना, वो इसी के पास रहे। तो ये कब होगा, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा हो। तुम घबराओ मत, देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक बार इतना इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो देखो बेटा ध्यान से देखो, तो वो जो R2 है ना, वो जो R2 है ना, मैंने बस वो R2 बनाया है यहाँ पर। मैंने क्या बनाया, बस वो R2 बनाया, ठीक है। और ऊपर क्या था, V था। ऊपर क्या था, V था, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ RV, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्या बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, 1/RV + 1/R2 + 1/R2। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो किसके पास आए, R2 के पास आए। अच्छा भाई, तो इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 1/R2 होना चाहिए। तो ये 1/RV + ये 1/R2, 1/R2 ने 1/R2 को मार दिया, तो बेटा RV इज इक्वल टू इन्फिनिटी। RV इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, ध्यान से देखो। तो 1/RV 0 हो गया ना, 1/RV क्या हो गया, 0। तो मतलब कि RV कितना हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, फॉर अ गुड वोल्ट मीटर, for a good voltmeter, the resistance of voltmeter is tending to infinity. For a good voltmeter, the resistance of voltmeter is tending to infinity, and for an ideal voltmeter, for an ideal voltmeter, resistance of voltmeter is equal to infinity, is equal to इन्फिनिटी। क्या तुम्हें बात समझ आई, देखो बिल्कुल एमीटर का उल्टा है। एक जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। और जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्या तुम्हें बात समझ आई, पक्की बात एकदम। अब सुनो जरा ध्यान से, अब सर्किट डिजाइन की तरफ चलते हैं कि भाई सर्किट कैसा बनना चाहिए, कैसा होता है वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके। सुनो, तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, मेरा लोड रेजिस्टेंस, और इसके अंदर करंट आ रहा है, इसके अंदर करंट आ रहा है। तो मुझे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करना है वोल्ट मीटर की तरह। तो वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगता है, तो भैया लो भाई हमने पैरेलल में लगा दिया,
हमने पैरेलल में लगा दिया भाई, बहुत बढ़िया। गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ से ऐसे लगा दिया, तो करंट आया, एक बड़ा सारा करंट आया, उसमें से करंट चला गया आई जी यहाँ पर, आई जी करंट चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना करंट गया, यहाँ पर गया आई माइनस आई जी, यहाँ पर क्या करंट गया, आई माइनस आई जी। अब गैल्वेनोमीटर ने देखा भाई साहब सामने से करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर चिल्लाया, अरे बचाओ मुझे, मर जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे भाई साहब, बड़ा सारा करंट आ रहा है, बड़े सारे करंट में से ही तो भाग टूटा था। बड़ा भाई साहब गैल्वेनोमीटर घबरा गया, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल घबरा गया, भाई साहब बचाओ मुझे, सब मर जाऊंगा मैं। तो हमने क्या करा कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, अब रेजिस्टेंस आगे लगा दो पीछे लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लगा दिया, और इसको मैंने बोला शंट, इसको मैंने बोला शंट एस, क्या बोला, शंट एस। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। और मुझे क्या करना है बेटा, मुझे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस, मुझे दो काम करने थे, एक तो मुझे गैल्वेनोमीटर के प्राण बचाने थे। देखो एक बड़ा सारा रेजिस्टेंस लगा के मैंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के प्राण बचा दिए, मैंने गैल्वेनोमीटर के प्राण बचा दिए, बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखो, तो मुझे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है, इनफाइनाइट करना है, क्या करना है, इनफाइनाइट, सो दैट जो रिजल्टेंट रहे, सो दैट जो रिजल्टेंट रहे वो लोड के ही बराबर रहे। अब तुम ध्यान से देखो, तो लोड को तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस लोड के ही पास रखना है, तो बेसिकली शंट को क्या करना पड़ेगा, शंट को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। शंट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, शंट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर अ प्रैक्टिकल और गुड, फॉर अ प्रैक्टिकल और गुड वोल्ट मीटर, ठीक है, प्रैक्टिकल और गुड वोल्ट मीटर। और फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए कैसा रहेगा तुम बताओ, कैसा हो जाएगा शंट, इन्फिनिटी, कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी, शंट कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। ये कहानी थी। तो सर अभी तो सर वोल्ट मीटर से तो सर वोल्टेज नापनी थी, सर आपने वोल्टेज कहाँ नापी सर। अब ध्यान से देखो, वोल्टेज नापते हैं, तुम देखो आर और ये गैल्वेनोमीटर, ऐसे इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मैं बोल देता हूँ कुछ आर जी रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, कुछ आर जी रहा होगा, कैपिटल आर जी दिखा देते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर और शंट का जो कॉम्बिनेशन है, क्या वो इसके साथ पैरेलल में ही है, और जितना वोल्ट इससे गुजर, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है। तो वोल्टेज ड्रॉप देखो मैंने लिख दिया सीधा का सीधा, है तो बहुत आसान था। कितना लिखा मैंने, ध्यान से देख, तो आई जी इंटू आर जी प्लस एस, जहाँ पर एस की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जितना एस का वैल्यू बड़ा होगा उतना बढ़िया वोल्ट मीटर वो माना जाएगा। तो इसमें से वोल्ट मीटर सर्किट है कौन सा, ये वोल्ट मीटर सर्किट है, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वोल्ट मीटर सर्किट है, ठीक है, दिस इज द वोल्ट मीटर सर्किट। क्या मेरी बात समझ आ गई, किसका इस्तेमाल करके बनाया, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके बनाया। तो अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर मेजर क्या कर रहा है, आईजी, और अंदर आरजी मुझे पता होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है मुझे पता होगा, और सेंट मैंने खुद लगाया है, तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया ना, ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया। तो या तो आप स्केल, अब या तो आप बाहर स्केल बनाओ करंट का ही, और फिर ग्राहक को ये बता दो कि आरजी प्लस एस भाई मल्टीप्लाई कर दियो इससे, या फिर ग्राहक का काम क्यों बढ़ाना है, मैं स्केल को ही बाहर ऐसे डिजाइन कर दूं, मैं बाहर स्केल को ही ऐसे डिजाइन कर दूं कि गैल्वेनोमीटर माप रहा है करंट, पर बाहर स्केल दिखा रहा है क्या, वोल्टेज, बाहर स्केल क्या दिखा रहा होगा, वोल्टेज दिखा रहा होगा, क्या दिखा रहा होगा बेटा, वोल्टेज। तो अगर मुझे आरजी पता चल जाए, अगर मुझे एस पता चल जाए जो कि सवाल में दिया रहेगा, और आईजी तो गैल्वेनोमीटर हमारा नाप लेगा, तो मैं वोल्टेज नाप सकता हूँ, तो मैं वोल्टेज नाप सकता हूँ। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आई है, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर एक देखो ऐसे लल्लू से सवाल कराता हूँ, करो, देखो सुनो आओ। तो किस तरह का सवाल पूछा गया, देखो ऐसे फालतू टाइम पास सवाल पूछा। क्या बोला कि वी हैव अ galvanometer, we have a galvanometer which can measure, which can measure which can measure up to 0.1 ampere, which can measure up to 0.1 ampere, and its internal resistance, and its internal resistance is 2 ohm, its internal resistance is 2 ohm, ठीक है। क्या बोला गया कि we have to measure up to 10 volts, we have to measure up to 10 volts. how should we make it, how should we make it। अरे बहुत आसान सवाल है यार, ये तो, ये क्या टाइम पास सवाल है ना। ध्यान से देखो, तो मुझे पता है कि वोल्टेज कितना हो गया,
वो हो गया आई जी इंटू आर जी प्लस एस। तो कितना नापना है 10 वोल्ट। गैलोमीटर कितना नाप सकता है 0.1 वोल्ट तक नाप सकता है। इसका सर्किट कितना है इसका 2 है प्लस ये एस है, ये कितना आगे नीचे गया, सो इज इक्वल टू 2 प्लस एस, एस इज इक्वल टू 98 ओम, एस इज इक्वल टू 98 ओम। तो कैसा सर्किट डिजाइन होना चाहिए भाई, कैसा सर्किट डिजाइन होना चाहिए, ऐसा सर्किट डिजाइन होना चाहिए, टुचु 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 टुचु। ये रेजिस्टेंस हो गया, साथ में गैल्वेनोमीटर लग गया, जो गैल्वेनोमीटर आप बता रहे थे, साथ में शंट लग गया। शंट कितना, शंट है 98 ओम का। शंट कितना है बेटा 98 ओम का। और गैल्वेनोमीटर की क्या खासियतें हैं, इसकी खासियत है 0.1 एम्पियर और 2 ओम। साथ में मैंने इसके पैरामीटर ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट है आपका, अब ये जो सर्किट है आपका, ये कितना नाप सकता है, ये 10 वोल्ट तक नाप सकता है, ये 10 वोल्ट तक नाप सकता है। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पक्की बात एकदम। बेटा साथ साथ ना लगे हाथ इसके परसेंटेज एरर की और बात कर लेते हैं। जैसे तुम्हें याद है परसेंटेज एरर मैंने उसमें करवाया था कल। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भाई क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट अपनी तरफ से दूंगा। मैंने कहा चलो ये R1 और ये R2, मैंने कहा चलो ठीक है एक ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा जो सबसे बढ़िया वैल्यू नाप ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो अभी सर्किट के अंदर करंट कितना बह रहा है, अभी सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा है वो करंट है V बाय R1 प्लस R2, इतना ही है ना। और जो R2 के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको मैं V2 बोल देता हूँ, वो कितना है, वो है IR2। वो कितना है IR2, तो वो कितना आया I इंटू, अच्छा आई कितना है V और साथ में R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो बेटा ये जो है ना ये रियल वैल्यू है, ये कौन सी है, रियल वैल्यू है। पर जब मैं मेजर करूंगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को, जब मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करूंगा, है ना, मैंने बोला कि चलो मान लो ये ऐसे R2 हो गया, ठीक है, ये R1 हो गया और ये V वोल्ट की बैटरी है। तो मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस मुझे एक वोल्ट मीटर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, वोल्ट मीटर तो लगाना ही पड़ेगा। और वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ ड्रॉप तो आएगा ही उसके अक्रॉस, मतलब कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही। मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपनी तरफ से बेस्ट ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। पर वोल्ट मीटर का और रेजिस्टेंस R2 का जो पैरेलल होगा, RV पैरेलल R2, चाहे कितना भी आप बड़ा ले लो उसको, कितना भी बड़ा आप उसको रेजिस्टेंस को ले लो, फिर भी वो कहीं ना कहीं लेस देन R2 ही होगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं लेस देन आर, यार हाँ ना तो बोल यार, फिर भी वो कहीं ना कहीं लेस देन R2 ही होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस बेटा कम है देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 जो अब आप मेजर कर रहे हो, जब आप मेजर कर रहे हो, दैट इज लेस देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 जो रियल है, जो रियल है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो अगर परसेंटेज एरर में लिखना चाहो तो मुझे परसेंटेज एरर कैसे लिखना चाहिए, तुम बताओ परसेंटेज एरर कैसे लिखना चाहिए मुझे, बोलो 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 बोलो। वी मेजर्ड पहले लिखूं कि वी रियल पहले लिखूं, तुम बताओ 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 सन्नाटो, क्या लिखूं मैं, बोलो। वी रियल माइनस वी मेजर्ड डिवाइड बाय वी रियल इंटू 100, दैट विल बी परसेंटेज एरर। क्या मेरी बात समझ आ गई, क्या बोला मैं कि वी अक्रॉस R2 रियल माइनस वी अक्रॉस R2 मेजर्ड, ठीक है, डिवाइड बाय वी रियल इंटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज एरर, है ना, कि असली वैल्यू तो ये रही VR2 R1 प्लस R2। और जब आप मेजर करोगे, वो मेजर क्या होगा, जो आप पहले क्या, पहले मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भाई इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना, उसके साथ पैरेलल करोगे, इसके साथ सीरीज करोगे, फिर करंट आएगा, करंट से फिर इसका क्रॉस ड्रॉप आएगा, वो आएगा V मेजर्ड, वो क्या आएगा V मेजर्ड, और वो R2 जो रियल है उससे कम ही होगा। तो ये जो आ जाएगा, ये क्या जाएगा, परसेंटेज एरर जो अपने को निकालना है। हालांकि इसके ऊपर सवाल बहुत कम ही पूछा गया, जेई में तो मेरे को याद नहीं, एक भी बार पूछा गया, नीट में एक बार पूछा गया था, ये फॉर्मूला ही पूछा गया था बेसिकली कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि वी मेजर्ड इज ऑलवेज लेस देन वी रियल, बस इतना ही सवाल उन्होंने पूछा था, ठीक है। चलो तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, क्या क्या बचा है अपने पास, अपने पास बचा हुआ है मीटर ब्रिज और फिर बचा हुआ है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। मीटर ब्रिज अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें बीच में कलर कोडिंग और ले रहा हूँ, ठीक है, एक टॉपिक है उसको कहते हैं कलर कोडिंग, ठीक है। इसको एक बार नोट करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। देखो बेटा आ जाओ सुनो। और अच्छा हाँ, एक सर्किट और मेरे दिमाग में है, उसको मल्टीमीटर सर्किट कहते हैं। मल्टीमीटर सर्किट, घबराओ मत कुछ भी। अच्छा देखो क्या किस तरह से कभी कभी पूछा जाता है, चाहे नोट मत करना कॉपी के अंदर, समझ लो उसे बस। तो बोला गया कि इस तरह से एक सर्किट है, ठीक है, इस तरह के एक सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इस तरह के सवाल आपको शीट वीट में असाइनमेंट में सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि बेटा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी और ये पॉइंट है मान लो सी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है मान लो R1 और रेजिस्टेंस है मान लो R2, ठीक है। तो अगर अब ध्यान सुनो, आप जरा ध्यान सुनो। तो अगर आप ए बी के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो, है ना, अगर आप ए बी के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो, चाहे तो नोट भी मत करो कोई बात नहीं, अगर आप ए बी के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो तो उस समय बेटा जो R1 है ना वो है लोड रेजिस्टेंस, वो क्या है,
लोड रेजिस्टेंस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? उस समय R1 कहाँ गया, इसका ढक्कन कहाँ, ये रहा। उस समय जो R1 है वो क्या है बेटा, उस समय वो R1 जो है वो क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। क्या है वो? लोड रेजिस्टेंस। और ध्यान से देख, तो उस समय R2 कैसा है, उस समय R2 जो है ना वो शंट का काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? शंट का काम कर रहा है। आप यहाँ पर ले रहे हो ना आउटपुट, तो R2 कैसा है, इससे गैलोमीटर सीरीज में है ना, ऐसा है ना। और अगर आप मान लीजिए कि BC के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, अगर आप BC के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, दिमाग लगा के करना पड़ेगा और सवाल आएगा पेपर में, है ना। अगर आप BC के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो R2 कैसा है, R2 लोड है ना, R2 कैसा है, लोड है। और R1 क्या है बेटा वहां पर, R1 शंट है। फिर R1 क्या है वहां पर, शंट है। और अगर आप AC के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो, अगर आप AC के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो R1 प्लस R2 जो है ना वो लोड है। वो क्या है बेटा, लोड है। और यहाँ पर शंट कुछ भी नहीं है, बस ये जो RG है ना फिर यही शंट है। बस जो RG है वही क्या है, शंट है। फिर वो RG की वैल्यू उस तरह से देगा कि काम हो जाए तुम्हारा, है ना। वहां पर RG क्या है, बस RG इज द ओनली रेजिस्टेंस, RG इज द ओनली रेजिस्टेंस सर्विंग एज शंट, सर्विंग एज शंट। ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलर शंट वहां पर नहीं है। बात समझ आई तुम्हें? पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, अब तुम्हें कलर कोडिंग सिखाता हूँ। ठीक है, कलर कोडिंग कैसी होती है सिखाता हूँ। उससे पहले मैं तुमको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, जरा रेजिस्टेंस कैसा होता है सुनो। देखो बेटा सुनो जरा, तो असलियत में जो रेजिस्टेंसेज होते हैं ना, मतलब तुम्हारी लैब में जो है वो तो थोड़े बड़े बड़े हैं, पर कलर कोडिंग जो करी जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर जो यूज़ होते हैं, तुमने देखा होगा अपने मोबाइल चार्जर वार्जर के अंदर, अगर तुमने देखा हो तो मुझे पता नहीं, उसमें बेटा इस तरह का रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं। तुम्हें मेरे हाथ में पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बीच में ये है ना, जो इसके ऊपर जानते हो बहुत सारे कलर्ड बैंड्स हैं, इसके ऊपर कलर्स लाइन्स हैं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें किस तरह का सर्किट है ये, किस तरह का ये डिवाइस है, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर जैसा है और आजू बाजू ये वायर्स निकल रही हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे तो दिखाई दे रहा है खैर अच्छे से, इसके ऊपर 3 लाइन और चौथी सिल्वर है। देखो बेटा इसके ऊपर कैसे है ना, ऐसे 3 कलर की लाइन है ऐसे। ठीक है, 3 कलर्ड बैंड्स हैं। ठीक है, एक कलर का बैंड है, फिर ये दूसरे कलर का बैंड है, और फिर ये ऐसे तीसरे कलर का बैंड है। ठीक है, और यहाँ पर कोने में बिल्कुल एक चौथे कलर का भी बैंड है। इस चौथे कलर का मतलब मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इन 3 कलर का क्या मतलब होता है बेटा, ये 3 कलर देखकर आप जानते हो, इसको रेजिस्टेंस को देखकर ही बता सकते हो कि कितने ओम का है। जैसे मेरे हाथ में जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो पहला है ये जो बैंड है ये रेड है, इसमें मेरे हाथ में जो दूसरा है इसमें जो ऑरेंज है, ठीक है, और जो तीसरा है वो ब्लू है, तीसरा जो है वो ब्लू है। ठीक है, और ये जो लाइन इसने दे रखी है, ये लाइन यहाँ पर सिल्वर कलर की है। कैसे कलर की है, सिल्वर कलर की है। तो मैं इसको देखकर ही बता सकता हूँ कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस मैंने हाथ में पकड़ रखा है। तो आज के बाद तुम भी बता पाओगे। इसे कहते हैं कलर कोडिंग। क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे कहते हैं कलर कोडिंग। क्या कहते हैं इसे, कलर कोडिंग। अच्छा भाई कलर कोडिंग वो सीखते हैं, देखो कलर कोडिंग सीखते हैं। कलर कोडिंग, कलर को कोड करना, कि क्या मतलब है उसका, कलर कोडिंग। सुनो जरा कलर कोडिंग क्या है, कलर कोडिंग है, देखो सुनो याद है, सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बी बी रोए, बी बी रोए ग्रेट बॉय, वी बी रोए ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, जो भी है तुम समझ जाना उसको। बीबी रोए ग्रेट बॉय, कई लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, पर मैं ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहता, साले राज करके गए हमारे पर, क्या में ग्रेट है तो ये ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ कहते हैं लोग, पर मैं ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ कहता हूँ। जो ग्रेट बॉय होगा उसको अच्छी वाइफ मिलेगी, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से देखो, तब उनका मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से देखो। यहाँ से शुरू करते हैं अपन जीरो से, देखो 10 है ये, तो मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बेसिकली कि ये बहुत सारे कलर्स के एब्रीवेशन है, उनके पहला अक्षर है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, तो पहला अक्षर क्या है, बी, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, और फिर वाइट, और फिर वाइट। क्या तुम्हें बात समझ आई? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने बहुत सारे कलर जो है वो सीक्वेंस में ऐसे लिख दिए। देखो ब्लैक को मैंने क्या दिया 0, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वॉयलेट को 7, ग्रे को 8 और वाइट को 9। अब तुम्हें इसी सीक्वेंस में ये याद हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें वो बताया कि बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, अच्छे लड़के को अच्छी वाइफ मिलती है। ठीक है, इस तरह से। हाँ समझ गए, खुश हो रहे हैं बहुत लोग। अच्छा सर, इसका मतलब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है सर।
आपका कौन सा कुछ हो जाएगा, रहने दो। अब आ जाओ, सुनो ज़रा ध्यान से। तो इस तरह से अपने पास मान लो ये नंबर है, ठीक है। अब ज़रा देखो, ध्यान से देखो। तो जानते हो आपको किसी भी रेजिस्टेंस पर ऐसे 3 कलर ही मिलेंगे, हमेशा 3 कलर मिलेंगे, चौथे की कहानी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो 3 कलर मिलेंगे, तो बेटा आपने सबसे पहले देखना है कि पहला कलर कौन-सा है। जैसे मेरे पास पहला यहाँ पर रेड था, तो मैंने पहला कलर देखा, ओह 2, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। मैंने यहाँ पर ऐसे 2 लिख दिया। फिर मैंने दूसरा कलर देखा, दूसरा कलर था ऑरेंज, दूसरा कलर था ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज 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 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ये बन गया 23, ये बन गया 23। बेटा पहले 2 नंबर को इस तरह से लिखना है कि वो 2 डिजिट का एक नंबर बन जाए। अब सर पहला अगर ब्लैक होता तो 0, और फिर साथ में सर ब्लैक ब्राउन होता तो 0 1 1 हो जाता बस सिंपली, ठीक है। इस तरह से। तो पहला था रेड, तो रेड के क्रॉस कितना, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग 2, दूसरा था ऑरेंज, ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग 3, ठीक है 23। अब मल्टीप्लाई का निशान लगा के और 10 पावर में लिखना है। जो तीसरा नंबर होगा ना वो 10 पावर में लिखा जाएगा। तीसरा नंबर कहाँ लिखा जाएगा बेटा, तीसरा कलर कहाँ लिखा जाएगा, 10 पावर में। तीसरा कलर क्या है, ब्लू। ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ये राशि ब्लू है, पानी ये अच्छी, तो ये 6 6 6 6 इतना आया, तो मतलब इतना ओम का रेजिस्टेंस है, ये इतना ओम का रेजिस्टेंस है। तो कितना है 23 इंटू 10 पावर 6, मतलब कि 23 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है ये। देखो अगर मुझे सीक्वेंस याद है ना, तो मैं सीधा इसको देखते इसकी शक्ल को मैं बता पाऊंगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। अभी सिल्वर विल्वर का क्या मतलब है बेटा, सुनो। कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनमें नो फोर्थ लाइन, नो फोर्थ लाइन, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें फोर्थ लाइन इज सिल्वर कलर, जिनमें फोर्थ लाइन कैसी होगी, सिल्वर कलर की होगी, ठीक है। और जिसमें थर्ड लाइन, उसमें फोर्थ कलर किसी में हो सकता है कि गोल्ड कलर की हो, किसी में हो सकता है कि गोल्ड कलर की हो। ऐसे कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर अपने को कैसे पता, सर ऐसे पकड़ूं कि घुमा के पकड़ूं। बेटा जो सिल्वर गोल्ड या फोर्थ लाइन जो होगी, कुछ भी कलर नहीं हो, तो उसको ऐसे पकड़ना कि वो चौथे नंबर पे ही आए, है ना। उसको ऐसे पकड़ना है कि वो चौथे नंबर पे ही आए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये रेजिस्टेंस है, तो मेरे को पता है कि मेरे को जो सिल्वर या गोल्ड की जो लाइन है वो इस तरफ रखनी है ताकि चौथे नंबर पे आए। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आनी चाहिए वो सिल्वर की या गोल्ड की, या नहीं भी है तो फिर वैसे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, पक्की बात एकदम। वो एक तरफ तुम्हें खाली दिख जाएगा सारा का सारा एरिया ना, कि हाँ ये इस तरफ खाली है, मतलब ठीक भाई बहुत बढ़िया, इस तरह से दिख जाएगा। तो बेटा अगर चौथी लाइन जैसे कि है, इसमें कोई कलर नहीं है ना, चौथी लाइन अगर कोई कलर नहीं हो, जैसे अभी तो था, अगर नहीं हो तो वो सबसे गंदा रेजिस्टेंस माना जाता है। और साथ में आपको लिख देना है उसके ±20%, ±20%। सिल्वर में लिख देना है ±10%। सर ये क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, रुक जा। गोल्ड में लिख देना है ±5%, गोल्ड में लिख देना ±5%। तो मेरे पास चौथी लाइन थी सिल्वर की ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा ±20%, ±10%। अब इसका मतलब क्या निकला, चौथी लाइन का मतलब क्या निकला बेटा, ये जो चौथी लाइन है ना, ये अपने को टॉलरेंस बताती है। ये अपने को क्या बताती है बेटा, टॉलरेंस बताती है। टॉलरेंस मतलब कि ±10% तक उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है भाई, इसके बीच में ही कहीं पर है। इसके बीच तुम्हें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है या कोई और एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। हमें पता है ना, टेम्परेचर के चेंज करने से होती है, चेंज हो जाता है। तो भाई टेम्परेचर चेंज करा तो रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, पर कहाँ तक चेंज कर सकता है, सिर्फ ±10% तक। जो भी इसकी वैल्यू है ना, उसका 10% इधर, उसका 10% उधर, या तो 10% घट जाएगा तो 10% बढ़ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज उसके अंदर मिलेगा। अगर गोल्ड का हुआ तो सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस, सबसे बढ़िया, कि ±5% तक ही चेंज करेगा। और अगर चौथी लाइन है नहीं तो मतलब कि ±20% तक चेंज कर जाएगा, सबसे बोगस रेजिस्टेंस, सबसे बोगस रेजिस्टेंस। चलो मैं तुम्हारा एक फटाफट से तुमको एक सवाल करा के तुम्हारी प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लो प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, फटाफट से। सही करना, वीडियो को स्टॉप करके खुद से करना, ठीक है। मैंने बोला कि चलो मान लो ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन, और ये है चौथी लाइन, ठीक है। मैंने बोला पहली जो लाइन है ना बेटा, वो है ग्रीन कलर की, वो है ग्रीन कलर की। बेटा जो दूसरी जो लाइन है वो है येलो कलर की, कौन सी है वो, येलो कलर की। और जो तीसरी लाइन है मैंने बोला वो है वॉयलेट कलर की, कौन सी है, वॉयलेट कलर की, ठीक है। और जो चौथी लाइन है मैंने बोला गोल्ड कलर की है, कैसी है, गोल्ड कलर की। चलो फटाफट से बताओ कितने ओम का रेजिस्टेंस है, जल्दी बताओ, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। चलो तो पहली मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुम करके बैठे हो एकदम, तुम अपना आंसर मिला रहे हो, ठीक है। अब देख ग्रीन कलर की है ना, तो ग्रीन मतलब 5, ग्रीन मतलब 5। दूसरा येलो, येलो मतलब 4, तो मतलब 54 हो गया। अब इंटू 10 पावर में, तीसरा कलर कहाँ लिखा जाता है, 10 पावर में। वॉयलेट है ना, तो 10 पावर 7, और साथ में गोल्ड है ना, तो ±5%। इतने ओम का रेजिस्टेंस है, इतने ओम का रेजिस्टेंस है। 54 इंटू 10 पावर 7, मतलब कि एक इधर भी ले आओगे तो तुम 540 मेगा ओम, ±5%। मतलब गोल्ड है तो बढ़िया रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है ना अच्छी क्वालिटी का है बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इतनी बात मुझे समझ आ गई, मुझे कलर कोडिंग समझ आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं कलर कोडिंग के अंदर तो, है ना। चलो एक बार इसको फटाफट से नोट करो, मैं तुम्हें मीटर ब्रिज और पढ़ा देता हूँ अभी के अभी, ठीक है, करो। बेटा एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है मीटर ब्रिज, कहा जाता है बेटा उसे मीटर ब्रिज। सुनो ज़रा ध्यान से, तो मीटर ब्रिज क्या होता है देख लेते हैं एक बार ज़रा।
अच्छा भाई, तो मीटर और ये साथ में ब्रिज, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है मीटर ब्रिज, सुने ज़रा ध्यान से, है ना बेटा। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही आधारित एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका अपन जो यूज़ है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस based upon based upon the principle principle of Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, एन अननोन रेजिस्टेंस। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, अननोन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल को मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं। तो होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है बेटा, तुम लोग पहले भी लैब में आए हो, तुमने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे से रखे रहते हैं ना, लकड़ी के फट्टे से देखे होंगे तुमने। गिटार भी बजाया होगा, उसके ऊपर बहुत सारी वायर थी ना बेटा, पर उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक और लकड़ी का फट्टा होता है, उसमें सिंगल वायर होती है बस। उसमें कैसी होती है, एक सिंगल वायर होती है 1 मीटर की, ठीक है। ऐसा मान लो लकड़ी का फट्टा है ये, ठीक है। ये क्या है, लकड़ी का फट्टा है, बहुत बढ़िया भाई, लकड़ी का फट्टा है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई ठीक है, लकड़ी का फट्टा है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो मेटल के, ऐसा मेटल का एक पीस लगा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे लगा हुआ है इसके ऊपर, मेटल का पीस ऐसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मेटल का टुकड़ा है ये, ऐसे बहुत बड़ा सारा। अच्छा भाई मेटल का टुकड़ा है, कोई बात नहीं, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ठीक भाई, मेटल का टुकड़ा है, मान लो इतना इतना बड़ा टुकड़ा है और वैसे पड़ा हुआ है। ठीक भाई, ये पड़ा हुआ था मेटल का टुकड़ा, बना देते हैं फटाफट 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 ऐसे, ठीक है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके मैं फटाफट बना लेता हूँ इसे, ठीक है। देखो बेटा आ जाओ, फालतू टाइम पास होता है इतना तो, है ना। ये ले, बच गया थोड़ा सा टाइम। ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मेरे पास क्या थे, मेटल के टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, ठीक है। उस बोर्ड के ऊपर ऐसे ये इसी तरह से रखे हुए हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। फिर क्या है ना बेटा, कि इन दोनों टुकड़ों के बीच में, इन दोनों टुकड़ों के बीच में यहाँ पे बेटा एक वायर है। यहाँ पर क्या है, एक वायर है, इस तरह से वायर बांधी हुई है, ठीक है। टाइटली ऐसे बांध दी, वायर को टाइटली बांध दिया, ठीक है। टाइटली ऐसे बांध दिया। तो वायर की लंबाई कितनी बैठी, 1 मीटर। वायर की लंबाई कितनी बैठी, 1 मीटर। इस एंड से इस एंड तक कितनी लंबाई है, 1 मीटर की लंबाई है, बहुत बड़ी। इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, मीटर ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ एक क्या कर रखा है हमने, साथ साथ बेटा यहाँ पर एक हमने स्केल अटैच कर रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा है, स्केल अटैच कर रखा है, ऐसे ऐसे टो 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 ऐसे स्केल लगा रखा है, ठीक है। लो पे लगा दिया, स्केल लगा दिया, ताकि हमें पता रहे कि भाई कितनी लेंथ कहाँ पर कितनी लेंथ है, हमें पता रहे, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बड़े स्केल लगा दिया, अच्छा ये करा वो करा, ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, स्केल लगा दिया हमने। फिर क्या करा, फिर क्या करा, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। तो बेटा ये एंड और ये एंड, अब देखो टुकड़ा एक ही है मेटल का, तो सारा पॉइंट एक ही तो हुआ, ये सारा पॉइंट तो एक ही हुआ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितना रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा, मुझे पता होगा ना मैंने कितना रेजिस्टेंस निकाल रखा है। जो भी नॉब निकालूंगा उतना रेजिस्टेंस आ जाता है, जो भी नॉब निकालूंगा उतना रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से ही मुझे पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ से और यहाँ तक एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है सर्किट के अंदर, जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। चलो इसको मैं बोल देता हूँ, मान लो आर बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, आर, अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात भी समझ आ गई, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो, तो बेसिकली पॉइंट तो एक ही है, ये पॉइंट तो ये एक ही है ना। अच्छा ये पॉइंट अलग हो गया अब, ठीक है। मैं बोल देता हूँ चल इस पॉइंट को, अब देख इस मेटल स्ट्रैप को अगर मैंने पॉइंट ए बोल दिया, तो बेसिकली सारा का सारा पॉइंट ए ही है, ये सारा का सारा पॉइंट ए ही है। और अगर मैं इसको बी बोल दूं, तो बेसिकली सारे की सारा ये पॉइंट पूरा का पूरा क्या है, बी है। अगर मैं इसको सी बोल दूं, तो मेटल स्ट्रैप से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा क्या है, पॉइंट सी ही है। अच्छा फिर क्या करा, फिर क्या करा, फिर क्या करा भाई, क्या करा अपन ने यहाँ से एक और वायर निकाली और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। क्या जोड़ा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर तो तुम जानते ही हो क्या होता है ना। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर देखो फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, सुन जरा ध्यान से तुम। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बेसिकली इस तरह का एक स्केल होता है, बीच में उसका जीरो होता है, बीच में क्या होता है उसका जीरो। इधर मान लो 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, है ना। और इस तरफ ऐसे 0.1 एम्पियर, इस तरफ ऐसे 0.2 एम्पियर, इस तरफ ऐसे 0.3 एम्पियर। उसकी नीडल होती है बिल्कुल बीच में,
इसकी नीडल होती है बिल्कुल ऐसे बीच में, है ना। तो ऐसे होता है, बिल्कुल बीच में से नीडल होती है। तो करंट की डायरेक्शन अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो मान लो इस तरफ झुका हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज होते इस तरफ झुक जाएगा, टू 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 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से मान लो अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बाद में समझाऊंगा फिर वो। अब इतना तो समझ आया तुम्हें, गैलोमीटर ऐसा होता है बीच में जीरो और इधर उधर कैसे भी उसका डिफ्लेक्शन हो सकता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और ये थी अपनी वायर, और ये थी अपनी वायर, ये तो वायर तो अपनी क्लियर है, वायर थी अपनी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब वायर है तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी रहा होगा, है ना। तो वायर का रेजिस्टेंस था, मैंने बोला मान लो वायर का रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है कितना, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर अपने को इसका रेजिस्टेंस दे रखा है। अब सुनो जरा ध्यान से, देख गैल्वेनोमीटर पर वापस आते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा है, अब गैल्वेनोमीटर से भी तो दो निकलेंगे ना वायर, तो गैल्वेनोमीटर से जो दूसरा वायर निकला ना, उसको उसको क्या कर रखा है भाई साहब, एक जोकी से जोड़ रखा है। कैसे जोड़ रखा है, एक जोकी से जोड़ रखा है। जोकी सर जोक सुनाता है ये, नहीं नहीं अबे जोकी का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है बेटा, एक मेटल का टुकड़ा होता है। क्या होता है, एक मेटल का टुकड़ा होता है कुछ इस तरह का, सुने जरा ध्यान से। कुछ इस तरह का एक मेटल का टुकड़ा होता है, ठीक है। मेटल का है ये पूरा का पूरा, पूरा मेटल का है, नीचे से पॉइंटेड है ऐसे चक्कू को अपने लायक एकदम ऐसे, ठीक है। और ऊपर इसके प्लास्टिक का जैकेट होता है, ऊपर इसके प्लास्टिक का जैकेट होता है। जैकेट मतलब प्लास्टिक से ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है ताकि करंट वरंट ना लगे यार तुम्हें, और क्या है बस, ठीक है ऐसे, ठीक है इस तरह से। और ये वायर, ठीक है ये क्या है, वायर जो बाहर गैलोमीटर से के ऊपर जुड़ रही है, जो गैलोमीटर से ऐसे जुड़ रही है वहां पर, ठीक है ये जाके गैलोमीटर से जुड़ रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसको पकड़ के हाथ में, इसको जोकी को पकड़ते हैं और वायर से सटा सटा के चलाते हैं इसको। वायर से मान लो जोकी है मेरे हाथ में, मान लो जोकी है, ठीक है। और क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं फिर वायर से सटा सटा के उई ऐसे चलाते हैं, वायर के ऊपर ऐसे चलाते हैं इसको, ठीक है। वायर के ऊपर ऐसे चलाते हैं जोकी को, ऐसे चलाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बताता हूँ अभी, सुनो। ये हो गया, इतना सर्किट हो गया। और क्या कर रखा है अपन ने, और क्या कर रखा है, वायर को नीचे से ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ए पॉइंट को नीचे फिर ऐसे कैसे, एक बैटरी से ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। एक बैटरी से ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। सर ये क्या मतलब, सर क्या बना दिए हो सर, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। सुनो सब समझ आएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पर ये जॉकी है ना, अब सुनो जरा ध्यान से। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है अब, कि मान लो जोकी को, मान लो जोकी को मैंने यहाँ टच कराया, मैंने जोकी को मान लो यहाँ टच कराया, ठीक है यहाँ टच कराया। और गैल्वेनोमीटर की सुई ना, गैल्वेनोमीटर की सुई भाई साहब यहाँ दिखा रही है इस तरफ ऐसे है, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ टच कराया है, गैल्वेनोमीटर को मैंने यहाँ टच कराया है, और गैल्वेनोमीटर की सुई कैसी है, इसको जोकी को मैंने उठा के यहाँ टच कराया, और गैल्वेनोमीटर की सुई थी भाई साहब यहाँ, गैल्वेनोमीटर की सुई थी यहाँ पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मैंने जोकी को उठाया, टच कराता नहीं लाया, मैंने जोकी को उठाया और मैंने कहीं यहाँ टच कर दिया, मैंने वायर पर कहीं यहाँ टच कर दिया, और भाई साहब गैल्वेनोमीटर की सुई घूम कर खुबाच यहाँ चली गई। क्या बात समझ आई, मैंने जोकी को वायर के ऊपर यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर की सुई थी ऐसी, गैल्वेनोमीटर की सुई थी ऐसी। फिर जब मैं जोकी को यहाँ से उठा के हुई यहाँ जाकर जैसे टच कराया, गैल्वेनोमीटर की सुई पुकाच ऐसे हो गई, ठीक है। पहले कैसी थी गैल्वेनोमीटर की सुई, यहाँ जब यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर सुई थी ऐसी, इस ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। फिर जोकी को उठा के टुई यहाँ लगाया, फिर इसकी सुई पुकाच ऐसे हो गई। क्या तुम्हें बात समझ आई। तो मैंने लॉजिकली सोचा कि मैंने कहा देख यहाँ से जब इसके इसको जब टच कराया तो सुई ऐसे थी, जब यहाँ टच करा रहा हूँ तो सुई ऐसे है, तो पक्का से इस वायर पर कहीं टच कराने पर जीरो भी तो दिखाएगी, पक्का से इस वायर पर कहीं टच कराने पर जीरो भी तो दिखाएगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चल यहीं टच करता हूँ, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसी थी। फिर मैं जोकी को ना, फिर जोकी को देख सुनो, ऐसा मान लो जोकी है, ये क्या है जोकी है। फिर मैं जोकी को ऐसे ऐसे मूव करा के इधर लाने लगा, जोकी को मूव करा के ऐसे टू ऐसे लाने लगा, तो भाई सब देख सुई कैसे हुई, देख सुन 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 ध्यान सुन, देख टू टुई। ओ हाँ यहाँ जीरो मिल रहा है, यहाँ अपने को जीरो मिल रहा है। फिर सुई को ऐसे करा ना, टुई ऐसे हो गया, ठीक है। फिर वापस लाया ऐसे टू, फिर ऐसे टुई टू टुई टू टुई टू टुई टू ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो बेसिकली मुझे वायर के ऊपर क्या मिला, वायर के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है, उस समय गैल्वेनोमीटर जो है ना वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है, पक्की बात एकदम, हाँ भाई सर ठीक है समझ आएगी। गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो दिखा रहा है, उसी को नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन। अच्छा ऐसे, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो नल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। नल डिफ्लेक्शन, null deflection when the needle of galvanometer shows no deflection, shows no deflection। अच्छा भाई बहुत बढ़िया।
तो मैंने बोला कि चलो बेटा मान लो कि यहाँ से कहीं मुझे मान लो x दूरी पर मुझे वो मिला, नल डिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर मिला। क्या मेरी बात समझ आई? या तो l दूरी पर मान लो वो डिफ्लेक्शन मुझे ऐसे मिला, l दूरी पर वो डिफ्लेक्शन मुझे मिला, तो बेटा बाकी की जो लंबाई बची है वो लंबाई कितनी है? वो लंबाई है 100 माइनस एल। कितनी बेटा वो? 100 माइनस एल, क्योंकि 1 मीटर की थी ना पूरी वायर। वायर कितने की थी? पूरी 1 मीटर की थी। वायर कितने की थी बेटा? 1 मीटर की थी। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर? कितना? 100 सेंटीमीटर। और मुझे लैम्डा भी सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए मैं सेंटीमीटर के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इतनी थी लेंथ जहाँ पर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला, अगर वो एल थी, तो बाकी की बची हुई लेंथ कितनी है? 100 - एल। अच्छा, अगर आपको इसकी लेंथ पता चल जाए, आपको इसकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस डेंसिटी पता चल जाए, तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना भाई। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा इंटू एल। मतलब इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा इंटू एल। इधर वाले पार्ट का कितना है? लैम्डा इंटू 100 - एल, ठीक है। इधर वाले का रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा इंटू एल। इधर वाले का लैम्डा इंटू 100 - एल। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन, अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना, कितने पॉइंट दिख रहे हैं सर्किट के अंदर? मैं बोल रहा हूँ जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिले ना उसको डी बोल दे। क्या बोल दे? डी बोल दे। तो देख 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या बात समझ आ गई? चलो भाई, ए बी सी डी मैंने कहा ठीक। तो मैं बोला ए, मैं बोला चल मान ले बी, मैं बोला चल मान ले सी, मैं बोला चल मान ले डी, मैं बोला चल मान ले डी। अब तू ध्यान से देख, सबसे पहले तो ए और सी के बीच में बैटरी, सबसे पहले तो ए और सी के बीच में एक बैटरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके। फिर सुन देख, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि मुझे नोन है, ठीक है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि मुझे नोन है। अच्छा, इसको पी बोल दूं? तू कहे तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोल दूं? पी बोल दूं, रेजिस्टेंस है ये। अच्छा भाई, तो मैंने कहा चलो पी। फिर बी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, ओके। अननोन रेजिस्टेंस, अच्छा अननोन है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अननोन है। कितना बोल दिया? चल एस बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? एस बोल देते हैं। उसके बाद एक ए और डी के बीच में लैम्डा इंटू एल। ए और डी के बीच में लैम्डा इंटू एल। ए और डी के बीच में लैम्डा इंटू एल है, ओके। फिर क्या है? डी और सी के बीच में लैम्डा इंटू 100 - एल। अच्छा, डी और सी के बीच में कितना? लैम्डा इंटू 100 - एल। फिर क्या? बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जो कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, जो कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। ओ भाई साहब, व्हीटसन ब्रिज है तो। अरे क्या है? व्हीटसन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड है भाई साहब। अरे बैलेंस्ड है तो देख, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई। तू ध्यान से देख, तो P इंटू लैम्डा इंटू 100 - एल इज इक्वल टू एस इंटू जो अननोन है इंटू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, बोल ऐसा आया कि नहीं आया? ऐसा आ गया भाई साहब। P इंटू 100 - एल डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? अब तो ध्यान से देख, मुझे इस वायर की रेजिस्टेंस डेंसिटी सही में जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बस लेंथ से मतलब है। किससे मतलब है? लेंथ से। इसीलिए नीचे स्केल लगा रखा था, इसीलिए नीचे स्केल लगा रखा था कि जहां पर भी आपका गैलोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा दे, बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है बेटा ये, है ना। और एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल आते हैं, फिर इसीलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ये, है ना। तो सुनो क्या कर, और सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना वहाँ पर। सीबीएसई के लिए ये मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके ऊपर सवाल आता है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर सवाल आता है, इसका डेरिवेशन आता है। ये डेरिवेशन, इसको डेरिवेशन कह देते हैं बावड़े लोग, ठीक है। ध्यान सुनो, तो क्या करा अपन ने कि भाई लेंथ, अपने को एल लेंथ पर क्या मिल गया था? नल डिफ्लेक्शन मिल गया था ना। उस समय अपना व्हीटसन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में था, बैलेंस कंडीशन में था, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक भाई। तो P इंटू लैम्डा इंटू 100 - एल इज इक्वल टू एस इंटू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, तो एस जो अननोन था वो आ गया P इंटू 100 - एल डिवाइड बाय एल। पी क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है ना। कहाँ से निकाला है? रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो मुझे पता है मैंने कितना निकाल रखा है, लेंथ मैंने यहाँ से मेजर कर ली, तो ऐसा आ गया। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। बोलो क्या तुम्हें बात समझ आई? 110% समझ आई? चलो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। अपनी चर्चा आज की मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पोटेंशियोमीटर का आखिरी टॉपिक बस इसका बचता है, अगली वीडियो में वो भी खत्म कर देंगे। सिलेबस अपना बिल्कुल खत्म है, परेशान होने की 1% आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ इस बार तुम अच्छा स्कोर करो, और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।